सोचो अगर तुम्हारी शादी एक कॉस्मिक हॉरर मॉन्स्टर से हो जाए तो क्या होगा। एक ऐसी वाइफ जो सिर्फ एक नजर से लोगों को पागल बना सकती है, जिसका असली रूप इतना डरावना है कि इंसान उसे देखकर ही सैनिटी खो देते हैं। लेकिन सबसे शॉकिंग बात यह है कि ये खतरनाक एल्ड्रिक एंटिटी दुनिया के लिए तो चाहे हॉरर गॉडेस हो, पर अपने हस्बैंड के सामने वो एक क्यूट, जेलस और थोड़ी पॉजिटिव वाइफ बन जाती है। और उसका हस्बैंड भी कोई नॉर्मल इंसान नहीं है, वह एक इमोर्टल आदमी है जो हजारों सालों से जिंदा है। तो आखिर कैसे हुई एक इमोर्टल और कॉस्मिक हॉरर वाइफ की शादी, और उनकी डेली मैरिज लाइफ में कैसे कैसे क्रेजी और फनी मोमेंट्स होते हैं, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक मांगा जिसका नाम इमोर्टल मी एंड एल्ड्रिक वाइफ है। तो आइए इस स्टोरी को बिना किसी सस्पेंस के साथ स्टार्ट करते हैं। तो सीरीज के शुरुआत में हमें एक नैरेटिव वॉइस बताती है कि एल्ड्रिक गॉड यह एक जनरल टर्म है करप्ट डेटिस के लिए क्रिएचर के जो पार्सनिंग होता है, उनके स्ट्रेंथ को बयां करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। वो लोग काफी ज्यादा ही इनडिस्क्राइबेबल अनपैथोमेबल पावर्स पोजेस करते हैं। फिर हमें एक बड़े से मून को दिखाया जाता है और अजीब गरीब क्रिएचर्स को भी। हमें नैरेटिव वॉइस आगे बताती है कि कुछ लोग उनको इस वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल टेररिस्ट हॉरर कहते हैं और उनसे डरते हैं। बस उनके टच करने से ही जो ह्यूमंस है वह स्पैरिंग के अंदर में भेजे जा सकते हैं। यह जगह साइकोटिक एंडलेस एबिस है। इसके बाद हमें एक बहुत सुंदर सी जगह को दिखाया जाता है। यह श्राइन ऑफ रियलिटी होता है। हमें नैरेटिव वाइज बताती है कि एंड मैं लीजिन वो मैं हूँ जो कि इस एबिस में देखने की हिम्मत करता है। हमें इसे दिखाया जाता है। इन सभी बातों को यही बंदा नरेट कर रहा होता है। यह हमारे सीरीज का मेन कैरेक्टर है। यह एक किताब पकड़ा हुआ होता है जिसमें एल्ड्रिक समनिंग बाइबल होता है। ये बंदा उस बुक को पूरा तरह से कंप्लीट कर लेता है और कहता है कि मैं उन लोगों में से एक हूँ जो कि अदर वर्ल्डली ट्रेवलर्स कहा जाता है। मैं जो कि कम से कम कुछ मिलियंस एगो ईयर्स पहले आया था। यह उस किताब को सेल में रख देता है और कहता है कि जब मैंने अपनी जर्नी एक बार इस वर्ल्ड में कंप्लीट कर ली तो जो यह वर्ल्ड है वह एक प्रोड्यूस किया एक ग्रेट डील को जो कि सच में मिरेकल्स है। फिर ये चलते चलते कहीं पर जा रहा होता है और आगे कहता है कि देन इसके बाद आखिर में यह मेरी रियलिटी बनकर खत्म हुई। मैंने सभी चीजों को मास्टर किया, चाहे वह सुप्रीम लॉ हो इस वर्ल्ड का या ओमनिसेंट बनना हो। मैंने सब कुछ को मास्टर कर लिया है। इन सभी चीजों के बावजूद मैं एक चीज को अभी तक समझ नहीं पाया हूँ। फिर ये चलते चलते एक ग्रेव के पास आ जाता है जहाँ पर एक बंदे का ग्रेव के पास खड़ा होता है और आगे कहता है कि आखिर मैं हूँ क्यों हूँ जिसको इंटरनल लाइफ गेन हुई है। फिर यह उस ग्रेव को हाथ लगाता है और कहता है कि मेरे दोस्त, और हमें इसके बारे में बताया जाता है यह फर्स्ट इंपीरियल होली नाइट एस लोटस का ग्रेव है। जो लीजिन होता है वो हमें बताता है कि जो एल्ड्रिक गॉड है उसके वर्ल्ड डिस्ट्रक्शन के बाद हम लोग यहाँ पर आए थे दूसरी दुनिया से एल्ड्रिक को रोकने के लिए ही। जो क्रिएचर्स की विल पावर थी उनके कारण ही हम लोग पीरियोडिकली समन हुए थे इस दुनिया में। हम लोग बेसिकली ट्रांसमिग्रेटर्स हैं जो कि अर्थ से यहाँ पर आए हैं। फिर हमें ली के एक फ्रेंड को दिखाया जाता है, वही जिसका ग्रेव हमने देखा था। रेड हेयर वाला बंदा कहता है कि मेरे ऊपर भरोसा करना, मैं जो एल्ड्रिक गॉड है उसको डिस्ट्रॉय कर दूंगा और सबको वापस घर लेकर आऊंगा। इसके बाद हमें 60 इयर्स बाद का सीन दिखाया जाता है एक झोपड़ी का। यहाँ पर ये बंदा बूढ़ा हो चुका होता है और ली से कहता है कि होम स्वीट होम। जब हम लोग घर जाने का जो रास्ता है उसको खोज ले तो हमें अपनी दुनिया वापस जाना होगा। यह अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। जो ली होता है वह नरेट करते हुए बोलता है कि उस एंडलेस समय में मैं वापस नहीं जाना चाहता। जो ये समय है वह एंडलेसली बस आगे बढ़ता ही चला गया। फिर ये इस ग्रेव के श्राइन के पास आ जाता है
और अपने हाथों से एक की को बाहर निकालता है और उसको देखते हुए कहता है कि होवर्ड एड्रिक, ये बस बहुत हो चुका है। फिर ये एड्रिक गॉड को समन करने के लिए चैट करने लगता है। ये कहता है कि मेरे समन को सीड करो। जो की होता है वह आसमान में उड़ने लगता है। क्वीन ऑफ द इन्फिनिटी वाइड, लिफ्टर ऑफ स्टेयर्स, क्रिएचर ऑफ सफरिंग, ग्लोरियस विक्ट्री। ये ऐसा कहते कहते समन करने की कोशिश कर रहा होता है एल्ड्रिक को। जो श्राइन होता है उसके ऊपर में एक बहुत बड़ा स्पेस का क्रैक बनता है जिससे बहुत ज्यादा डार्क एनर्जी निकलने लगती है। ये अपने चैटिंग को जारी रखता है जिसके कारण इसके नीचे से जो टेंटिकल्स है वह भी बाहर निकलने लगते हैं। ये अभी भी चैंट कर रहा होता है तभी एक ब्लड का ड्रॉप दिखाया जाता है जो कि नीचे गिरता है और अचानक से एक आवाज आती है कि ह्यूमन, आखिर तुम्हारा प्रेयर क्या है। फिर हमें एबिस की आंखों को दिखाया जाता है एक गेट के रूप में जो इसके सामने आ चुका होता है स्पेस के द्वारा। जो ली होता है इसे कहता है कि मैंने आपको बुलाया है बट मेरा एक विश है जो कि आप ही ग्रांट कर सकती हैं। फिर ये अपने जेब से कुछ निकालता है, ये और कुछ नहीं एक एंगेजमेंट रिंग होती है। यह उस गेट को दिखाता है और कहता है कि प्लीज मुझसे शादी कर लो। ली के तो इस बात को सुनकर जो गेट होता है एबिस का वह भी शर्माने लगता है और कहता है घबराते हुए कि आखिर तुम क्या कह रहे हो। ली से दोबारा कहता है कि प्लीज मैरी मी। गेट जो होता है वह शर्माने लगता है और कहता है कि मैंने कभी नहीं कहा कि तुम अपने आप को रिपीट करो, मैं बस तुमसे कह रहा हूँ कि आखिर तुम क्या कह रहे हो। तुम्हें पता है ना मैं एड्रिक गॉड हूँ, मरकरी ऑफ इस दुनिया का ऑलमाइटी। ये चीज के ऊपर मैं तुम्हें पनिश कर सकती हूँ। क्या तुम इन सभी सफरिंग्स को सह सकते हो। जो ली होता है शांति से इसे कहता है कि मैं इस बारे में सीरियस हूँ, मैं आपसे सच में मैरी करना चाहता हूँ। तभी हमें अंदर में इस गेट के एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि अंदर से ही बोलती है कि मैंने तुमसे पहले कह दिया है कि अपने आप को रिपीट करना बंद कर दो। मैं तुम्हारे बेहवरी को सच में कमेंट करती हूँ। यह कितना ज्यादा ही डिल्यूजनल है कि तुम मुझसे डिमांड करो कि मुझसे शादी कर लो कि मैं एक ऑलमाइटी बीइंग हूँ। क्या तुम्हें पता है अगर मैं सोचूं तो मैं तुम्हारे करेज को एडमायर करती हूँ। फिर हिचकिचाते हुए बोलती है कि रेडी हो जाओ, मुझको यानी कि एक ट्रेजेडी को फेस करने के लिए मैं तुम्हारे पास आ रही हूँ। मैं एल्ड्रिक तुम्हें मेस करने के लिए, और अगर ऐसी ही बात है तो तुम अपने आप को मुझे सेल कर रहे हो, है ना। हमें इसके टेंटिकल जैसे बालों को भी दिखाया जाता है। ली इसकी बातों को सुनता है और इसे कहता है कि तुम यह मत सोचो कि मैं पावर में लैग करता हूँ। आखिर ऐसा क्या है जो मुझे तुम्हें तक रीच करने के लिए करना होगा। मैं सच में तुमसे मैरी करना चाहता हूँ और इसका कुछ रीजंस भी है। फिर उसकी तरफ उंगली दिखाते हुए कहता है कि फर्स्ट थिंग कि तुम एक मदर ऑफ गॉडेस हो, इसका मतलब तुम पक्का ही एक वुमेन होगी। मे बी तुम एक वैल्यू प्यूटस हो सकती हो। गेट को इसकी बातों को सुनकर हैरानी होती है। ये आगे बताता है कि सेकंड रीजन ये है कि तुम एक एल्ड्रिक गॉडेस हो जो कि एक फियरलेस टेंटिकल वाली डिपार्टमेंट से आती है। मैंने तुम्हारे बारे में पढ़ा है कि तुम अपने टेंटिकल से किसी भी व्यक्ति को टॉर्चर करके ट्रांसमिग्रेट कर सकती हो। और यह सब काफी ज्यादा ही शर्माते हुए बता रहा होता है। गेट को फिर इसकी बातों को सुनकर कुछ समझ नहीं आता। ये बंदा थोड़ा सैड होता है और आगे बताता है कि ये रहा थर्ड रीजन, यह सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर कुछ समय के लिए शांत हो जाता है। फिर कहता है कि तुम जो हो यह एक इमोर्टल बीइंग हो, जस्ट मेरे जैसी। बस तुम्हारे साथ ही मैं अपनी जिंदगी को किसी भी बिना इंटरनल सॉलिट्यूड के रह सकता हूँ। तुम ही हो जो मेरी पार्टनर बन सकती हो। जब मैंने सभी चीजों को अचीव कर लिया तब मैंने सोचा कि आखिर ऐसा क्या है जो मुझे तुम्हें समन करने की जरूरत है। मैंने अपना बहुत सारा ईयर्स इस समय में बिता दिया है कि तुम्हें समन कैसे किया जा सके। मैंने इस दुनिया के जो सारे मिस्ट्री है उन सब को भी समझ चुका है। फिर ये चिल्लाते हुए उस गेट से यानी कि एल्ड्रिक गॉड से कहता है कि मैं सच में चाहता हूँ कि तुम कुछ भी कर लो, लेकिन तुम मेरी वाइफ के रूप में मेरे साइड आ जाओ पूरे इंटरनिटी के लिए। मैं सच में ये करना चाहता हूँ। ये अपने एंगेजमेंट रिंग को भी दिखा रहा होता है। गेट जो होता
है इसकी बातों को सुनकर कुछ नहीं बोलता है। इसके अंदर से एक लड़की बोलती है कि क्या कुछ भी ले लूं? फिर जो गेट होता है वह धीरे धीरे खुलने लगता है। ये अपने कदम बाहर रखती है और कहती है कि अगर ऐसी ही बात है तो जब तक अब हमारा जो डेथ है हम दोनों को अलग नहीं कर देता है तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। ये काफी ज्यादा ही सुंदर दिख रही होती है यहाँ पर। और ये एल्ड्रिक ली से कहती है कि तुम मुझसे वादा करो कि तुम हमेशा मुझको प्यार करोगे। सुनबी मतलब कोरियन में अपने लव वंस को सुनबी कहा जाता है या करीब के रिश्तेदार को भी कह सकते हैं। फिर ये एकदम हीरोइक स्टाइल में नीचे उतरती है उसके एंगेजमेंट रिंग को एक्सेप्ट करने के लिए। जो ली होता है उसको वह रिंग पहना देता है और कहता है कि तुम्हें हमेशा प्यार करना इसमें तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। वह उसको रिंग पहना देता है। जो एल्ड्रिक होती है वह कुछ चीज को रियलाइज करती है फिर दुबक जाती है पीछे और शर्माते हुए अपने मन में सोच रही होती है कि क्या मैं सच में एग्री हो गई इस पर्सन से मैरी करने के लिए जिससे मैं अभी अभी मिली हूँ। यह तो सच में काफी ज्यादा ही इम्पल्स था। आखिर अब मेरा नेक्स्ट मूव क्या होना चाहिए? मैं सच में काफी क्लूलेस हूँ। यह यहाँ पर काफी क्यूट लग रही होती है। यह पीछे पलट कर ली को देखती है फिर वापस अपने तरफ देखने लगती है अपने फिस्ट को क्लिंच करती है और काफी डिटरमाइंड होती है। अपने मन में कहती है कि मुझे बस स्ट्रेट फॉरवर्ड होने की जरूरत है और कुछ नहीं मैं ये कर सकती हूँ। फिर अपने पहुंचर को ठीक करती है और ली से कहती है कि तो ली जी क्या तुम्हें कुछ चाहिए? तुम्हारा रिक्वेस्ट क्या है? आखिर हम लोग मैरिज कैसे करने वाले हैं? और हमें इसके बारे में बताया जाता है। जो ऑलमाइटी एल्ड्रिक गॉड है वह भी फुल कॉन्फिडेंस में है। ली जो होता है इसकी बातों को सुनता है और काफी उत्साह के साथ इससे कहता है कि चलो एक चाइल्ड करते हैं साथ में। एल्ड्रिक जो होती है वह अपना हैरानी जाहिर कहती है और हमें बताया जाता है कि जो एल्ड्रिक है वह मदर ऑफ गॉडेस का फॉर्ट है। फिर ये जो होती है वह मुस्कुराते हुए ली से कहती है कि तो चलो एक चाइल्ड करते हैं। आखिर तुम्हें एक कैसा चाइल्ड चाहिए? क्या हम लोग इसको स्टार्ट कर सकते हैं? फिर ये अपने बारे में बताती है कि मेरा फेवरेट चीज यह है कि मैं एक चाइल्ड को बियर करूं, बस इतना ही। इसके बाद हमें एल्ड्रिक को दिखाया जाता है जो कि लीजी से बोलती है कि अगर तुम मैरिज से किड्स को जन्म देना चाहते हो तो मैं इस पर तुम्हारा हेल्प कर सकती हूँ तुम्हारे इस गोल को अचीव करने में अभी के अभी। ऐसा कहते कहते हम मुस्कुरा रही होती है। जो लीजी होता है वह काफी अचंभा होता है और इससे कहता है कि क्या हम लोग यहाँ पर किड्स बनाने वाले हैं अभी के अभी। तभी जो एल्ड्रिक होती है वह अपने दोनों हाथों के बीच में एक रेड स्पीयर बनाती है उसको देखती है और कहती है कि जस्ट तुम मुझे बताओ कि तुम्हें कैसा चाइल्ड चाहिए, मैं उसको अभी के अभी कंसीव कर सकती हूँ। मैं होप करती हूँ कि यह तुम्हें पसंद जरूर आएगा। मैं और तुम दोनों के दोनों मिलकर इस चाइल्ड को अभी के अभी पुल कर सकते हैं। फिर ये हंसते हुए कहती है कि यह काफी ज्यादा ही जेंटल होगा और फास्ट भी। मैं सच में काफी ज्यादा ही अच्छी रहूंगी इसके लिए। इसकी इन बातों को सुनकर लीजी अजीब सा शक्ल बनाता है। इसको कुछ समझ नहीं आता और अपनी तरफ उंगली दिखाता है और कहता है कि क्या चाइल्ड को कंसीव करना अभी के अभी। एल्ड्रिक बोलती है मुस्कुराते हुए कि तुमने सही कहा। फिर एल्ड्रिक आगे बताती है कि जैसे कि मैं मदर ऑफ गॉडेस हूँ तो मैं इतनी पावर रखती हूँ कि इस दुनिया के सारे पावर वाले जो चाइल्ड है उनको या जो प्रोडिजीज है उनको मैं कंसीव कर सकती हूँ, चाहे वह अनस्ट्रिक्ट हो गए हो या दूसरे के द्वारा फेंक दिए गए हो, एक जेंडर के हो या अनदर जेंडर के। मैं तुम्हें हर तरह के किड्स दे सकती हूँ जैसे तुम्हें चाहिए। क्या तुम्हें समझ में आ गया? लीजी ऐसा कहकर मुस्कुराते हुए उसका नाम लेती है। फिर एल्ड्रिक अपने टेंटिकल की मदद से लीजी को पकड़ लेता है। लीजी शांत रहता है। फिर लीजी एल्ड्रिक से बोलता है कि यह ऐसी बेबी मेकिंग मैं नहीं चाहता हूँ, मैं लॉन्ग टर्म में इसे करना चाहता हूँ। मेरे दिमाग में कुछ है जो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ। हम चाइल्ड को एक ही बार में नहीं बनाएंगे, हम लोग चाइल्ड को नॉन स्टॉप बर्निंग लव के साथ में बनाएंगे। क्या तुम्हें समझ में आ गया माय डार्लिंग? हम चाइल्ड्स को बनाते रहेंगे जब तक हम अपने डिसेंडेंट्स को हेल न कर सके। और यह सब चिल्लाते हुए कह रहा होता है। इसकी इस बात को सुनकर जो एल्ड्रिक होती है वह काफी ज्यादा शर्माने लगती है और हिचकिचाते हुए बोलती है कि क्या बर्निंग लव? फिर ये अपना मुंह छुपा लेती है दुबक कर और कहती है कि क्या तुम्हें पता है कि तुम आखिर में क्या कह रहे हो? इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि
तुम क्या करते हो, क्या कह रहे हो। इवन एज अ लवर हम लोग जो करेंगे वह बस एक इंटीमेसी होगी, बस इतना ही। इसका रिप्लाई देते हुए जो लिजी होता है वह कहता है कि तुम बस इसको इमेजिन करो कि इंस्पेरेबल इंटीमेसी हम दोनों के बीच, जो कि एक रिलेंटलेस लवर है, यह कितना ज्यादा ही अच्छा होगा, है ना। यह उसके टेंटिकल्स को पकड़ लेता है और आगे कहता है कि यह जो मैरिज होगा वह एक स्टेज होगा म्यूचुअल फैशन और लस्ट का। चलो एल्ड्रिक ऑल द वे चले जाते हैं, यह सब उसको चिल्लाते हुए कह रहा होता है। फिर हमें इसके बाद एक ब्रूट पैलेस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लिजी को कोई देख रहा होता है। लिजी जो होता है वह बोल रहा होता है कि हम लोग नॉन स्टॉप बर्निंग चाइल्ड और लव को बनाएंगे, क्या तुम समझ रही हो मेरी डार्लिंग। हम लोग यह तब तक करेंगे जब तक हम अपने डिसेंडेंट को हेल न कर देते हैं। यह ऐसी बोल रहा होता है और इसको ऐसे बोलते हुए ये दोनों के दोनों महान शख्स देख रहे होते हैं। जो ये पिंक हेयर वाली लड़की होती है वो बोलती है कि क्या मैं ड्रीम देख रही हूँ। ये बंदा बोलता है कि क्या सच में रियल है। हमें लिजी को दिखाया जाता है जो कि टेंटिकल्स से पीट रहा होता है, यह एल्ड्रिक का टेंटिकल्स है। फिर ये पिंक हेयर गर्ल बोलती है कि क्या यह सच है कि जो लेडी सुनबी है वह बाहर चली गई एक पर्सन के लिए, और इतना ही नहीं, वह बाहर गई तो बस एक करप्टिंग ह्यूमन इग्नोरेंट के लिए। फिर ये अपना सर पकड़ लेती है इरिटेट होकर। जो पीछे इसका बंदा होता है बोलता है कि आखिर इसके साथ क्या गलत है, यह इतना ज्यादा हिचकिच क्यों कर रही है, इसने अपना स्पोर्ट भी बदल लिया, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो पिंक हेयर वाली लड़की है वह अपना सर पकड़ी होती है और कहती है कि अब आप एक ह्यूमन से स्पीक कर रही हैं जिनसे आप अभी अभी मिल रही है, वो भी किसी के बारे में नहीं, वो भी S@X के बारे में। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे यह किसके बारे में बात कर रही है। फिर ये जो मार्क्स वाला बंदा होता है वह इसको ऐसी हालत में देखता है और कहता है कि हम इनको कंसीडर करें तो अगर तुम हो लिलित तो हमें पता चलता है कि इस लड़की का नाम लिलित है। और ये बंदा उससे आगे कहता है कि जो लेडी मदर गॉडेस है उनके खुद के कुछ नेटिव हो सकते हैं। इन सभी चीजों को करने का जो लड़का है लिजी वह सच में काफी ज्यादा ही पावरफुल है, उसके पास डार्कर एंड डीपर साइकेटिक है, वो भी सुप्रीम लॉ के साथ। तो तुम समझ ही सकती हो कि वह एल्ड्रिक गॉड के इक्वल माना जा सकता है। जो लिलित होती है वह चिड़चिड़ाते हुए बोलती है कि क्या पावरफुल, तुम्हारा मतलब ये है कि जो इंटरनल लोनर है वह अपना पर्सन दिखा रहा है। और ये आगे बोलती है कि जितना ज्यादा मैंने उसको देखा मुझे बस एक ही चीज दिखी कि वह एक वर्थलेस ओल्ड ब्रोक है, क्या तुम समझ गए बारू। तो हमें पता चलता है इस मार्क्स वाले बंदे का नाम बारू है। जो बारू होता है वह अपने मुंह पर हाथ रखता है, उसको शांत कराने लगता है और कहता है कि अपने वर्ड को माइंड करो, यह बस एक हंच है। इसीलिए जो लिजी है वह लॉर्ड है रियलिटी ऑफ श्राइन का, उसने एक बार डिसाइड किया था कि वह अनलिमिटेड विक्ट्री करेगा और उसने वह चीज को अचीव भी किया है। तो तुम समझ सकती हो कि वह कितना ज्यादा ही पावरफुल हो सकता है। फिर जो लिलित होती है वह चबी फेस बनाती है और कहती है कि तो तुम मुझे बताओ कि वह जो पर्वत है आखिर कितना ज्यादा ही स्ट्रॉन्ग हो सकता है। बारू हमें बताने लगता है कि जो लेडी मदर गॉडेस है वह एस्पायर्स की थी, उन्होंने जो ऑदर एल्ड्रिक गॉड था उसको मारा, फिर उनके जो टाइटल्स थे उनको क्लेम किया, तब जाकर उनके पास जो विक्ट्री अथॉरिटी है और जो क्रिएटर अथॉरिटी है वह आई। एंड उसके बाद जो वो थी उसने कंसीव किया एक सन को जो कि नेक्स्ट न्यू क्रिएटर बनने वाला था। तो क्या तुम्हें समझ में आया? और इसके आगे का शायद तुम्हें पता भी होगा। लिलित मुस्कुराते हुए कहती है कि इसमें कोई भी डाउट नहीं है, यही एक रीजन है जिसके कारण हम लेडी सुन्ही को सर्व करते हैं। फिर लिलित आगे बोलती है कि एर्गो हिचिंग और जो प्रोक्रिएटिंग है उसके साथ नॉन एल्ड्रिक पावर हाउस है, क्या लेडी एल्ड्रिक उस बंदे का जो विश है उसको सच में पूरा करने वाली है कि वे चाइल्ड को कंसीव करे, वो भी एंटीमसी के द्वारा। फिर जो लिलित होती है वह इन दोनों को ऐसे इमेजिन भी करने लगती है। इसको इमेजिन करके इसका जो जी है वह
गिरसा जाता है और चिल्लाते हुए बोलती है कि नहीं नहीं नहीं, मैं लेडी सुनबी को ऐसे प्रोक्रिएटिंग और चाहे कुछ भी कहे उसके साथ ऐसे स्टैंड करते हुए नहीं देख सकती हूँ। आखिर वह किस तरह का मैन है जो बारू होता है उसी को देख रहा होता है अजीब सा शक्ल बनाकर। फिर जो लिलित होती है वह काफी ज्यादा ही डिटरमाइंड हो जाती है, अपने फिस्ट को क्लिंच करती है और कहती है कि जो लेडी सुनबीस का रिकार्ड डे पर्सपेक्टिव है वह सच में काफी खराब है, मैं इसको अप्रूव नहीं करूंगी, चाहे वह मैन कितना भी अच्छा हो या बुरा। फिर ये मुस्कुराते हुए कहती है कि मदर गॉडेस के हॉनर के लिए मैं लिलित यह करके रहूंगी, मैं लिलित कसम खाती हूँ ब्रूट की मैं ये जरूर करूंगी, वो भी सिर्फ मेरी मदर गॉडेस का जो किंग फोल्क ऑफ स्टेक है उसके लिए। मे भी एक डिश का नाम है ये जो कि लेडी मदर गॉडेस एल्ड्रिक के लिए फेमस है ये। और आगे कहती है कि मदर गॉडेस के लिए मैं उस बंदे को श्योरली वेरीफाई करूंगी कि अगर वो बंदा डेमोनरस नहीं है तो वह लेडी मदर के साथ में खड़ा भी नहीं हो सकता है, और क्या उसके पास इतना ज्यादा पावर है कि वह मदर गॉडेस एल्ड्रिक के साथ पेयर बना सके। और यह सब कहते कहते ये हंस रही होती है। इसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है द रियलिटी ऑफ श्राइन का, जहाँ पर ये जो गॉडेस ऑफ मदर एल्ड्रिक होती है वह लिजी के बातों को सुनकर उसको दोहराती है। SEX को यूट्यूब रिस्ट्रिक्शन के कारण मैं पूरा चीज को नहीं बोल सकता हूँ, यहाँ पर मैं एक पैनल लगा दूंगा, खुद ही पढ़ लेना कि मैं क्या कह रहा हूँ उसको। यहाँ पर हमें लिजी को दिखाया जाता है जिसको जो लेडी एल्ड्रिक होती है वह अपने टेंटिकल्स में लपेट ली हुई होती है और उल्टा लटकाई हुई होती है। ये शर्माते हुए लेडी जो एल्ड्रिक होती है वह सोच रही होती है कि जब हम लोग एक लवर के रूप में मैरिज करते हैं तो मुझे लगता है कि हम लोगों को SEX करना चाहिए, क्या ये जरूरी है कि हमें वह करना ही होगा। फिर एक खुद से कहती है अपने मन में कि क्या है सच में मैं ये करने वाली हूँ वह चीजें जिसको सिर्फ मैंने हमेशा कार्टून्स में ही देखी थी। हाँ ये कितना ज्यादा बदतुका है। फिर ये अपने आने वाली जो पोर्टल्स होती हैं उसको नोटिस करती है और पोर्टल को देखते हुए कहती है कि ओ शिट, मैंने इसको तो बंद करना भूल ही गई, यह अभी भी जो मेरे पैलेस है और जो ब्रूड है उससे कनेक्ट होगा। फिर इसको कुछ रियलाइज होता है, यह शर्माते हुए अपने मन में कहती है कि इसका जो मतलब है वह लिलित और जो ऑथर विटनेस है वह इन सभी कन्वर्सेशंस को मेरे साथ और जो ली के साथ हुई है उसको सुन रहे होंगे। फिर ये शर्माते हुए अपने पोस्चर को ठीक करती है और लीजी से कहती है कि मेरे डार्लिंग लीजी, क्या तुम थोड़े समय के लिए यहाँ पर होल्ड कर सकते हो, मैं तुमसे मैरिज टॉक बाद में करूंगी, मुझे अभी कुछ काम है, मुझे अपने ब्रूट हाउस में वापस जाना होगा, पहले मैं तुम्हें आने के बाद सभी चीजों को एक्सप्लेन करूंगी और जो ये मैरिज का काम है उसको जो मेरे किंग होल है वो संभाल लेंगे। तभी जो लीजी होता है वह मुस्कुराते हुए कहता है कि क्या हम दोनों साथ में वहाँ पर नहीं जा सकते हैं। एल्ड्रिक वहाँ से जाते हुए कहती है कि नहीं नहीं नहीं, मुझको अकेले वहाँ पर जाना होगा, बस तुम मुझको थोड़ा सा समय दो। ऐसा कहकर यह अपने टेंटिकल्स के उसको छोड़ देती है। तभी जो लीजी होता है वह एल्ड्रिक के टेंटिकल को पकड़ते हुए कहता है कि वेल, अगर तुम जल्द ही रिटर्न आने वाली हो तो यह सच में काफी ज्यादा ही अच्छा होगा। फिर उसके टेंटिकल्स को पकड़ लेता है और उसके ऊपर किस करता है, जिसके कारण जो एल्ड्रिक होती है वह कांप जाती है। और इस जो फीलिंग को महसूस कर कर जो एल्ड्रिक होती है वह कहती है कि ये फीलिंग तो काफी अजीब है। जो लीजी होता है वह एल्ड्रिक के जो टेंटिकल्स होते हैं उनको अपने गालों में रब करने लगता है और कहता है कि अगर जो मेरी वाइफ है वह सच में काफी ज्यादा ही जल्दी आएगी तो मुझको अकेला फील नहीं होगा, प्लीज जल्दी आना वरना मैं अकेला हो जाऊंगा, ज्यादा समय तक बाहर मत रहना। लिजी की इन सभी बातों को सुनकर जो एल्ड्रिक होती है वह काफी ज्यादा ही शर्मा जाती है, अपने कानों को अपने हाथों से ढकती है और वहाँ से भागती हुई कहती है कि मैंने तुम्हारी सभी बातों को सुन लिया, मैं जल्द ही आने की कोशिश करूंगी, मैं इतना जल्दी आऊंगी कि तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। वह ऐसा कहकर अपने पोर्टल में चली जाती है, पोर्टल भी बंद हो जाता है। उसके जाने के बाद जो लिजी होता है वह अकेला हो जाता है, थोड़ा सैड होता है, फिर राहत की सांस लेता है, फिर अपने आप से सीरियस हो जाता है और कहता है कि जैसा कि मैंने फिगर आउट किया था, जो मेरा हार्ट है वह काफी ज्यादा ही सफर और काफी ज्यादा ही वायलेंट कर रहा है, यह सच में काफी पेन में है। जब मैंने एल्ड्रिक को अप्रोच किया था तब से यह मेरे साथ हो रहा है। यह काफी सीरियस होता है। हमें दिखाया जाता है कि इसके हार्ट के पास काफी ज्यादा ही चेंज आ गई होती हैं और ये नरेट करते
बोलते हुए कहता है कि ये जो पेन है वह एक कर्ज की तरह है जो कि मेरे हार्ट में आ गई है और यह कंटिन्यूअसली मुझे वार्निंग दे रही है कि यह सब मत करो। फिर यह वहाँ से जाने लगता है और खुद से कहता है कि मुझे वह हर चीज करना होगा जो मैं कर सकता हूँ। इन सभी चीजों को देखने के लिए मुझे अब अपने लाइफ में रेस्ट करना होगा और हो सके तो मैं अपने घर जाने की भी कोशिश करूंगा। अब आगे कुछ भी हो जाए मैं इन सभी चीजों के लिए काफी ज्यादा ही डिटरमाइंड हूँ, मैं ये सब करके ही रहूंगा। ऐसा कहकर यह यहाँ से जाने लगता है। इसके बाद डायरेक्ट हमें जो गेट होता है उसके अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जो एल्डरी गॉड होती है वह आई हुई होती है। हमें कोई नरेट करते हुए बताता है कि जो क्रिएशंस का ओरिजिन है द ऑलमाइटी मदर गॉडेस जो कि हर किसी चीज को जो कि लाइफ हो या कोई भी इंटेलिजेंट उन सभी चीजों को कंसीव करती है उन्हीं को एल्डरी गॉड कहा जाता है। 90 मिलियन ईयर्स के बाद जो गॉड थी वह ब्रूड में वापस आई क्योंकि उन्हें कंसीव करना था जो एल्ड्रिक राउंड टेबल है उसको, जिसके कारण एक कॉन्फ्रेंस रखा गया। यह जो कॉन्फ्रेंस है वह लगभग 1500 इयर्स ऑफ डोरमेंसी के बाद रखा गया है। हमें इन सभी को दिखाया जाता है। पहले तो एल्ड्रिक बैठी हुई होती हैं और उनके सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए होते हैं। यह सभी जो हैं वह अलग अलग टाइटल के साथ गॉड हैं। फिर हमें नरेटिव वॉइस बताती है कि यहाँ जो एल्ड्रिक गॉड का सिंबल है वह लेगिस्लेटर के हिसाब से हुआ है। यह जो है एग्जीक्यूटिव और इतने नहीं इस वर्ल्ड के जो ऑर्डर्स हैं वह इन्हीं के द्वारा चलाया जाता है। तो आप सोच ही सकते हैं कि इनके पास कितनी ज्यादा ही अथॉरिटी और पावर्स होंगी। यह मीटिंग काफी ज्यादा ही इंटेंस है। तभी कोई अपना हाथ खड़ा करता है और कहता है कि तो आखिर आपने हमें यहाँ पर क्यों एक साथ बुलाया है, इसका क्या कारण है। यह एक लड़की होती है और हमें इसके बारे में बताया जाता है कि यह जो है वह द गोल्ड एम्परर और ड्रैगन गॉड का जो डूम है वह है, इसका नाम रूजेन है। तब इसके सामने एक और लड़की अपना हाथ पटकती है और कहती है कि तुम्हें तो इसका मतलब पहले से ही पता होगा ना। ये होती है जो ये सब बोल रही होती है मुस्कुराते हुए। ये आगे बोलती है कि हमें कम से कम एक आफ्टर पार्टी एक्सपेक्ट करनी चाहिए उनसे, है ना। हम इनके बारे में बताया जाता है यह जो गॉड है वह ड्रॉनिंग डेथ एंड ऑलमाइटी रूलर है, इसका नाम क्लारा है। फिर इसके सामने हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जो इन दोनों की बातों को सुनकर कुछ भी नहीं कहती है, शांत रहती है। इसके बारे में बताया जाता है कि ए लॉर्ड ऑफ मॉन्स्टर्स एंड डार्कर वीवर्स है, इसका नाम नया है। फिर हमें इस ब्लैक हेयर लड़के को दिखाया जाता है। ये जो बंदा होता है वो कहता है कि ओहो हमने सपोज किया था कि हमें कम से कम एक इंटरेस्टिंग चीजों के बारे में पता चलेगा, यह मैंने एक्सपेक्ट तो किया था। इसके बारे में बताया जाता है ए ब्लैक सॉवरेन और आर्केन लॉर्ड है, इसका नाम साइमन है। फिर हमें इस ज़ॉम्बी जैसे चीज को दिखाया जाता है। ये तो अलग ही लैंग्वेज में बात कर रहा है। ये कहता है कि कोम्बारा एडस, इसके बारे में बताया जाता है कि यह ट्रू एंसेस्टर है ऑफ द टाइटन और रीडर्स ऑफ डस्ट है, इसका नाम उटोस है। फिर इसके बाद हमें एक बिल्ली जैसे क्रिएचर को दिखाया जाता है जो कि एक फिश पकड़ा हुआ होता है। यह काफी खुश है। इसके बारे में बताया जाता है कि यह पेल बीस्ट ऑफ गॉड है, वो भी लेब्रियांथ का, इसका नाम ईवी है। आगे बताते हैं कि यह काफी क्यूट क्रिएचर है, बोले तो एक गॉड। फिर कोई बोलता है कि लेडी मदर गॉडेस एड्री को दिखाया जाता है जो कि कुछ स्वीट खा रही होती है खुश होकर और कहती है कि ये तो सच में काफी ज्यादा ही डिलीशियस है। हमें उसके लेफ्ट साइड में बारू को दिखाया जाता है। इसके बारे में बताया जाता है कि यह यहाँ का प्राइमोर्डियल सर्वेंट है। बारू बोलता है कि जो गोल्ड एम्परर है वह आपसे क्वेश्चन कर रहे हैं। इसके राइट साइड में जो लिलिथ होती है वह खड़ी हुई होती है डिश को लेकर। इसके बारे में बताया जाता है कि यह स्वॉर्ड ऑफ द ब्रूड है लिलिथ। फिर हमें एल्ड्रिक गॉड के बारे में बताया जाता है। यह जो है वह मदर गॉडेस और ओरिजिन ऑफ ऑल थिंग्स ब्रेड है, इनका नाम एल्ड्रिक क्या तुम ही बोल सकते हैं। यहाँ पर आप सभी को नामों में थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है तो वापस से देख लेना, और मैं थोड़ा बहुत मिस्टेक भी कर सकता हूँ नामों में तो इग्नोर कर देना। तो मदर गॉडेस का नाम सुन ही है।
फिर ये अपना मुंह साफ करती है और कहती है कि तुम लोगों ने तो बेट लगाया था कि तुम लोग सब जानते हो, मैंने उससे पहले ही सुन लिया था। यहाँ पर एक्चुअली में कोई भी मेजर चीजें नहीं है। फिर अपने हाथ की रिंग को दिखाती है और कहती है कि अभी कुछ समय पहले ही, ज्यादा समय नहीं हुआ है। ये सभी के सभी एकदम ध्यान से सुन रहे होते हैं। फिर जो एल्ड्रिक होती है वो अपना हाथ आगे करती हैं और रिंग को दिखाते हुए कहती है कि मैंने एक ह्यूमन बीइंग के साथ मैरिज कर लिया है, बस इतना ही और कुछ ग्रेट न्यूज नहीं है। तभी हमें इस खतरनाक से बंदे का इस्तेमाल बोले तो स्माइल दिखाया जाता है। यह एकदम डार्क वे में हंसते हुए कहता है कि यह इतना भी ज्यादा फैसिनेटिंग न्यूज नहीं है, है ना? जो साइमन है इस बात को बोलकर हंसने लगता है। फिर हमें रूजन को दिखाया जाता है जो कि उसकी बात को सुनता है और कहती है कि अब क्या क्या तुम हमें अब अपने मैरिज सेरेमनी में थ्रो करने के लिए यहाँ पर बुलाई हो? फिर हमें उतौस को दिखाया जाता है जो कि अपने लैंग्वेज में बोलता है कि कॉमरेड्स कॉमरेड, इतना ही। जैसे कि मैंने बताया ये अपने अलग ही लैंग्वेज में बात करता है। इसकी बात को जो क्लारा होती है वह समझ जाती है और कहती है कि क्या उत्तर तुम्हारा मतलब ये है कि तुम एल्ड्रिक गॉड से कह रहे हो कि आखिर तुम्हारा इन सभी से इंटेंशन क्या है? तुम हमें अपने मैरिज न्यूज के बारे में बता रहे हो, इससे तुम्हारा क्या इंटेंशन है? वो भी हम लोगों को, जबकि हम तुम्हारा जो म्यूचुअल एनिमीज हैं। क्या इससे तुम्हारा घाटा नहीं होगा? जो उत्तर होता है वह क्लारा की तरफ हाथ बढ़ाता है और कहता है कि कोमा कोमा। जो एल्ड्रिक होती है वह काफी खुश होती है, शर्माते हुए बताती है कि मैं जो हूँ इस ब्रूट को लीव करने वाली हूँ और जो ह्यूमन वर्ल्ड है उसमें एंटर करूंगी मेरे हस्बैंड के साथ मैरिज करने के बाद। और इससे भी बढ़कर ग्रेट न्यूज क्या हो सकता है कि तुम लोगों के लिए यह तो काफी अच्छा होगा ना। हमें मेरे मैरिज को एक अपॉर्चुनिटी के रूप में देखना चाहिए। इसके फायदा उठाकर हम लोग टोटली जो हमारा एक दूसरे के साथ वॉर चल रहा है उसको पूरी तरह से खत्म कर सकते हैं। तो मैं इसी प्रपोजल को यहाँ पर सर्व करने वाली हूँ कि हमें अपने बीच के वॉर को खत्म कर देना चाहिए। इसकी बात को नाया सुनती है और अपने में कहती है कि क्या तुम सच में यह करना चाहती हो? तुम सच में हमारे बीच के जो वॉर है उसको खत्म करना चाहती हो? फिर हमें इनके कंक्लूजन के बारे में बताया जाता है कि अगर जो वॉर है वह एंड हुआ तो क्या क्या हो सकता है। हमें नैरेटिव वाइज बताती है कि इस वॉर के एंड होने पर जो परसिस्टेंट है वो भी आयंस का वह पूरी तरह से करप्टिंग, डिस्टोर्टिंग, मैडनिंग और कुछ समय के लिए या सम टाइम यह इतना ज्यादा ही डिस्ट्रॉइंग होता है कि यह वर्ल्ड को ही डिस्ट्रॉय करने के आसपास होता है। अगर जो वॉर है वह एंड हुआ तो यह सब डेफिनेटली हो सकता है। एंड में बस इसका यही कंक्लूजन निकलेगा इन सभी के लिए। फिर कुछ समय बाद यहाँ से सीन शिफ्ट होता है और हमें द श्राइन ऑफ रियलिटी का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर जो ली जी होता है बैठा हुआ होता है शांति में अकेले। फिर यह एक स्टिक को जलाता है, थोड़ा सा उजाला करता है। फिर एक कुछ चीज को नोटिस करता है, इसके सामने एक स्पिरिट खड़ी है। यह एक बंदा है। ये जो बंदा होता है वॉरियर है। ये कहता है कि यो लीजी, यह काफी समय हो गया जब हम एक दूसरे से मिले थे, तो कैसे हो तुम? लीजी से बोलता है कि क्या तुम अपने आप को कम से कम एक फेस तो दे ही सकते हो ना? ये तुम क्या कर रहे हो ड्यूड? ये जो बंदा होता है वह लीजी के सामने जाकर बैठता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है कि तुम्हें तो पता है ना यह सब मेरी गलती नहीं है, बट जो तुम मुझे देख रहे हो मैं एक एनर्जी से बना हूँ, बट जो मेरा फेस है वह एक वेन ऑफ इल्यूजन है जो कि बस तुम्हारे मेमोरी से ही आती है। ये बंदा आगे बोलता है कि क्या मुझको मरे हुए इतना ज्यादा समय हो चुका है कि तुम इवन मेरे फेस को भी याद नहीं रख पाए हो? क्या मेरा फेस इतना ज्यादा अच्छा नहीं था? आखिर मुझे मरे हुए कितना ज्यादा समय हो चुका है? इसको ऐसे बोलते हुए देखकर जो लिजी होता है इसी को देख रहा होता है। यह काफी ज्यादा सैड होता है और उस बंदे से बोलता है कि मेरा मतलब तुम्हें मरे हुए तो लगभग 9,58,20,000 साल हो चुका है और इसमें भी 315 दिन बीत चुके हैं पहले से ही। ये बंदा यह सुनकर लिजी से बोलता है कि जो मेरा डेथ है वह तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा ही विविड है ना? बट तुमने मेरा फेस को क्यों याद नहीं रखा है? इवन तुमने मेरे मरने के दिन
को तो याद रखा ही है। तभी इसके पीछे एक लड़की खड़ी हुई होती है, यह भी एक घोस्ट स्पिरिट है। लिजी उसको नोटिस करता है। यह जो लड़की होती है वो बोलती है कि हे लिजी, फिर अपने आप को पूरी तरह से शो करती है और कहती है कि यह आपको मैं अभी भी याद हूँ मास्टर लिजी। यह काफी खूबसूरत है, देखकर पता चल रहा है कि यह एक अच्छी कैरेक्टर रही होगी। लिजी इसकी तरफ देखता है और कहता है कि दिन के नाइट हेस्टिया, तुम एक ट्रांसमाइग्रेटर थी, वो भी 6 आयन से। तुम मेरे से भी पहले यहाँ पर ट्रांसमिग्रेट हुई थी, है ना? तुम्हारे मरने का जो दिन है वह लगभग 90 करोड़ 30 लाख ईयर्स हो चुके हैं और उसमें भी 130 डेज पहले ही बीत चुके हैं, है ना? ये सुनकर जो हेस्टिया होती है वह खुश हो जाती है और कहती है कि वंडरफुल मास्टर लिजी, आपने मुझको अभी भी याद रखा है। यह कहते कहते यह मुस्कुरा रही होती है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। जो हेस्टिया और ये बंदा होता है वो दोनों के दोनों इसके अगल बगल में बैठे हुए होते हैं। जो लिजी होता है वह सेंटर में होता है। लिजी इन दोनों से कहता है कि मैं प्रिपेयर कर रहा हूँ कि मैं श्राइन ऑफ रियलिटी को छोड़ सकूं। इसकी बात को सुनकर ये बंदा बोलता है कि ये क्या इतनी जल्दी, और यह काफी ज्यादा ही अचानक है। वैसे भी तुम्हें तो अब एक गर्ल मिल चुकी है ना? इसीलिए तुम इस जगह को अब छोड़ कर जाओगे ना ब्रो? जो हेस्टिया होती है वह ठीक से कुछ समझ नहीं पाती है। लिजी आसमान की तरफ देखता है और इन दोनों को बोलता है कि वेल, मैं जो हूँ वह मैरिड करने जा रहा हूँ, सच में, वो भी एक एल्ड्रिक गॉड के साथ। क्या तुम सबको समझ में आ चुका है? फिर जो लिजी होता है वह खड़ा हो जाता है। हम इसके सामने जितने भी ग्रेव्स होते हैं उनसे जो उनकी घोस्ट स्पिरिट है वह बाहर आ जाती है। ये सभी के सभी बंदे ही, और यहाँ पर बंदियां भी हैं, ये सभी के सभी इसके जैसे ही ट्रांसमिग्रेटर है। और जो लिजी होता है इन सभी से माफी मांगता है और कहता है कि मेरे पास ऐसा कोई भी रास्ता नहीं है कि मैं तुम सभी को अपने मैरिज में या वेडिंग में इनवाइट कर सकूं किसी भी तरह। और आगे बोलता है कि एल्ड्रिक गॉड के एक्सटिंक्शन से तो पहले मैं तुम सभी को बिल्कुल भी अपने पास ऐसे ही बुला नहीं पाऊंगा। यह बोलते बोलते यह काफी ज्यादा सैड होता है और आखिर में कहता है कि उम्मीद है तुम सब इस बात को समझोगे। क्या तुम सभी को मेरी बात समझ में आ गई? तभी यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। हमें एल्ड्रिक गॉड तुनबी को दिखाया जाता है जो कि शर्माते हुए मुस्कुरा रही होती है और वो इन सभी से कहती है कि नाउ अब कैसा रहेगा कि तुम सभी के सभी ही मेरी जो वेडिंग है उसमें ज्वाइन करो और जो वॉर है उसको एल्ड्रिक गॉड के साथ एंड करो। क्या एवरीवन, तुम सभी के सभी इस चीज के लिए तैयार हो? मुझे तुम लोगों से बहुत ज्यादा होप्स हैं। फिर इसके बाद जो लिंजी होता है वो बोलता है कि मैं और वह डैटी जो कि मदर ऑफ नेस्ट है, हम दोनों एक साथ सरफेस पर वापस जाएंगे। मैं उसको लीड करूंगा, मैं उससे मैरिज करूंगा, वो भी किंगडम ऑफ हेलॉक्सी में। इस बात को सुनकर जो हेस्टिया होती है वह हंसती हुई बोलती है कि क्या किंगडम ऑफ हेलॉक्सी, क्या वह किंगडम हमसे रिलेटेड नहीं है क्या? तभी जो वॉरियर बंदा होता है वह बोलता है कि हाँ, तुमने सही कहा, जो वो कंट्री है उसको मैंने स्टेबलाइज की थी और मैंने उसके आसपास काफी ज्यादा ही एंसेस्ट्रल एक्सपेंस बॉर्डर बनाई थी, जो कि जो ग्रेट बॉर्डर है वह ग्रेट फॉरेस्ट को पूरी तरह से घेरता है। वह घर है 5th सिनिस्टर गॉड का और उसका नाम द डार्क आर्टिसन है। क्या मैं सही हूँ? इसकी बात को रिप्लाई देते हुए जो लिंजी होता है वह काफी ज्यादा ही सैड होता है और कहता है कि वह जो प्लेस है वह वही प्लेस है जहाँ पर तुम दोनों एक साथ मारे गए थे। यह सुनकर ये दोनों शांत हो जाते हैं। फिर जो लिंजी होता है वो बोलता है कि मैं डेफिनेटली जो 5th सिनिस्टर गॉड है उसको एलिमिनेट करूंगा तुम्हारे बिहाफ में और रिक्लेम करूंगा उस होप को जिससे मैं तुम दोनों को अपने घर वापस भेज सकूं। यह ऐसा ही कहता है। इसके बाद जो हमारा सीन है शिफ्ट होता है, हमें मदर नेस्ट का सीन दिखाया जाता है, बोले तो गेट के अंदर का, जहाँ पर कोई बोलता है कि सनी ये और कोई नहीं, द 5th सिस्टर गॉड डार्क वीवर नाया होती है। फिर जो नाया होती है वह एल्ड्रिक से कहती है कि क्या तुमने अपने वेडिंग लोकेशन को डिसाइड कर लिया है? तो क्या तुम मुझे बता सकती हो? इसकी इस बात को सुनकर जो एल्ड्रिक और लिलिथ होते हैं इससे पीछे पलट कर देखते हैं। फिर जो एल्ड्रिक होती है वह बोलती है कि इस समय तो मैंने सच में कुछ भी इसके बारे में सोचा ही नहीं है। हाउएवर, अगर हम एम कर रहे हैं कि वह प्लेस जिससे हम मैरिज करें वह काफी ज्यादा ही कन्वीनियंट होना चाहिए
लिए, वो भी सभी डेटीज के लिए, जिससे वे उस मैरिज में पार्टिसिपेट कर सके। हमें एक ऐसे प्लेस की जरूरत है जहाँ पर हम लोग सभी के सभी चेयरफुल होकर मैरिज कर सकें और हमें वहाँ पर केयरफुल होने की भी कोई जरूरत न हो। हमें ऐसे प्लेस को कंसीडर करना है। इसकी इस बात को सुनकर जो नाया होती है वह इसी को देख रही होती है। फिर नाया बोलती है कि कंसीडर, वो भी एक ऐसे प्लेस को जहाँ पर जो तुम्हारा जर्नी है स्टार्ट हो सके। यह तो किंगडम ऑफ हेलोक्सी ही हो सकती है। अगर तुम लोग वहाँ पर अपने वेडिंग को रखोगे तो मैं डेफिनेटली वहाँ पर जरूर आऊंगी तुम्हारे वेडिंग में। तभी कोई अपने मन में बोलता है कि मैं तुम्हारी अथॉरिटी को ले लूंगी, जिससे कि जो डेटिस के बीच में वार चल रही है वह खत्म हो सके। फिर हमारा सीन यहाँ से शिफ्ट होता है। अगले दिन का सीन है। हमें किंगडम ऑफ हेलोक्सी का सीन दिखाया जाता है। यह उसका एक सिटी है जिसका नाम वेल सिटी है। वैसे ये मैरिज के लिए फेमस है। यहाँ पर एक चर्च है जहाँ पर सभी लोग मैरिज कर सकते हैं। ये लोग यहाँ पर आ गए होते हैं। लिंजी और एल्ड्रिक जो होते हैं वह चर्च के सामने में खड़े हुए होते हैं। लिंजी जो होता है चर्च की तरफ अपनी उंगली दिखाता है और कहता है कि ये रहा वो प्लेस जहाँ पर हम लोग शादी करने वाले हैं। ये जो प्लेस है वह रेड टीचर के नाम से जाना जाता है। एल्ड्रिक यह सुनती है और लिंजी से कहती है कि यह तो काफी ज्यादा ही ब्यूटीफुल दिख रहा है। क्या यह वही प्लेस है जहाँ पर हम लोग अपने जो मैरिज है उसको रजिस्टर करने वाले हैं? क्या हम यहाँ पर सेरेमनी भी करने वाले हैं? इसकी इस बात को सुनकर तो जो लिंजी होता है अपने मन में ही कहता है कि मैंने जरा सा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये सब चीजें इतनी जल्दी और स्मूथली जाने वाली है। जो नेव है वह मेरे साथ यहाँ पर आने के लिए एग्री हो गई। यहाँ पर एक करेक्शन है। जो एल्ड्रिक का नाम है कहीं कहीं पर नेव दिया गया है, कहीं कहीं पर एल्ड्रिक है और कहीं पर और कुछ है, तो मैं सिंपली इसको एल्ड्रिक ही बोलूंगा, तो कंफ्यूजन मत होना। जो लिंजी होता है वह बोलता है कि जो एल्ड्रिक है वह इतनी आसानी से जो किंगडम ऑफ हेलोक्सी है वहाँ पर आने के लिए तैयार हो गई। यह सच में काफी ज्यादा ही अमेजिंग है। यहाँ पर जो एल्ड्रिक होती है वह भी अपने मन में सोच रही होती है कि मैंने सच में जरा से भी लिंजी से एक्सपेक्ट नहीं किया था कि वह डायरेक्टली मुझको यहाँ किंगडम ऑफ हेलोक्सी में आने के लिए प्रपोजल देगा। और आश्चर्य की बात तो यह है कि मैं इसको मना भी नहीं कर पाई। फिर जो लिंजी होता है वह मुस्कुराते हुए अपने मन में कहता है कि इसके बाद जितना ज्यादा हो सके हम लोग अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। हम जो है वह एक्सपोज करेंगे हमारे जो डार्क व्यूअर है उसको। हमें एड्रिक को भी दिखाया जाता है जो कि भी मुस्कुराते हुए अपने मन में सोच रही होती है कि आफ्टरवर्ड जो नेव है वहाँ पर वेडिंग को अटेंड करने के लिए आने वाली है। चलो एक रास्ता खोजते हैं जहाँ पर मैं जो नेव है उसके हाथ में मैं पावर को हैंड ओवर कर सकूं। यहाँ पर नेव का मतलब नाया है जो फिफ्थ सिनिस्टर गॉड है। ये दोनों ऐसे ही खड़े होते हैं। तभी इसके पीछे से एक जो मे भी एक नन है वह आती है और कहती है कि तुम दोनों, क्या तुम लोग अभी के अभी यहाँ पर आए हो, वो भी सिटी ऑफ विलबर्ग में? देखो फिर से नाम चेंज हो गया, मैं क्या ही बोल सकता हूँ। पहली वेल सिटी थी, अब सिटी ऑफ विलबर्ग बन गई है। हमें इस नन को दिखाया जाता है, इसको नन ही कहते हैं ना। वैसे मुझ में इसके बारे में थोड़ा सा डाउट है। यह जो लड़की होती है वह इन दोनों की तरफ आती है और कहती है कि मेरा यह मतलब नहीं था कि तुम लोग यहाँ पर नहीं आ सकते हो और नहीं तुम यहाँ पर व्यू ड्रॉप कर सकते हो, बट ऐसा तुम्हें देखकर लगता है कि तुम लोग यहाँ पर चर्च में कॉन्ट्रैक्ट बनाने के बारे में मेंशन कर रहे थे। मैं जो हूँ मारिया हूँ, द पर्सन इन चार्ज, वो भी मैरिज और लव अफेयर्स का। मैं इस चर्च में कॉन्ट्रैक्ट बनवाती हूँ और पीपल्स को असिस्ट करती हूँ कि वे लोग कैसे एक साथ रह सकते हैं। उसके लिए हमें इन दोनों लव वंस को दिखाया जाता है जो कि हाथ पकड़े हुए होते हैं। फिर जो लिंजी होता है उसका हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचता है एल्ड्रिक को और कहता है कि जैसा कि तुम देसी शक्ति हो, हम लोग एक न्यूली मैरिड कपल हैं। और ये आगे बोलता है कि मुझे पसंद आएगा अगर हम लोग जो कॉन्ट्रैक्ट चर्च है वहाँ पर जाकर हमारे मैरिज के लिए ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं तो, और एक वेडिंग सेरेमनी को भी बुक करना है हमें। फिर ये एल्ड्रिक से पूछता है ना एल्ड्रिक? एल्ड्रिक जो होती है वो शर्माते हुए बोलती है कि हाँ, ये जो कह रहा है वह सही है। इन दोनों को जो मारिया होती है वह गौर से देखती है और कहती है कि तुम लोगों को तो अभी भी एंडोर्समेंट ऑफ द ट्रिटी रिसीव नहीं हुई है, वो भी चर्च के द्वारा, और तुम लोग अभी भी अपने आप को मैरिज कपल कह रहे हो। ये लोग जो हैं जो मैरिज करते हैं उनको खुद ही मैरिज कपल कहने का हक नहीं होता है। वो हम लोग होते हैं जो
वो उनको कंसीडर करते हैं कि वे लोग सच में मैरिज कपल्स है या नहीं। यहाँ पर थोड़ा सा रिसम टच अपीयर हो सकता है। तुम लोग अभी तक पूरी तरह से अप्रिशिएटेड नहीं किए गए हो, वो भी सिग्निफिकेंस ऑफ मैरिज के द्वारा। फिर ये जाने लगती है और कहती है कि ऑलराइट, तो तुम दोनों मुझको यहाँ पर फॉलो करो, मेरे साथ आओ। और ये जाते हुए बोलती है कि मैं तुम दोनों को जो जूरी है उसके पास ले जाऊंगी, तुम्हारे जो जेन्युइन एलिजिबिलिटी है हैप्पी मैरिज के लिए उसको कंफर्म करने के लिए, और हम लोग एग्जामिन करेंगे कि तुम लोग वर्दी हो किंगडम का ब्लेसिंग लेने के लिए या नहीं। तो तुम लोगों को समझ तो आ ही गया होगा, तो मेरे पीछे आओ। ये जो दोनों हैं वह इसी को जाते हुए देख रहे होते हैं। लिंजी जो है अपना हाथ आगे बढ़ाता है और धीरे से एल्ड्रिक के पास जाता है और धीरे से कहता है कि यहाँ पर जो मैरिज का कॉन्सेप्ट है वह काफी ज्यादा ही हाई रिगार्ड वाला है। जो हेलॉक्सी किंगडम है यहाँ पर मैरिज कोई मजाक नहीं है, उसको रोका या जल्द से जल्द किया नहीं जा सकता है। यह आगे बताता है कि अगर जो हमारा मैरिज है वह स्मूथली नहीं गई तो हमें बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना होगा, जो कि तुम्हारे और मेरे फ्यूचर के लिए होगा। तो हमारे जो लीगल सर्टिफिकेट है उसको सिक्योर करना होगा और एलिजिबल होना पड़ेगा वेडिंग के लिए। अब हमें जो उनके एग्जामिनेशंस है मैरिज के लिए उसके सामना करना होगा और सभी चुनौतियों को पार कर कर हमें अपने आप को वर्दी करना होगा। तो क्या तुम समझ गए एल्ड्रिक? एल्ड्रिक जो होती है वो अपना हाथ पीछे करती है और जोड़ लेती है और कहती है कि लिंजी, तुम जो हो इस वर्ल्ड से काफी ज्यादा ही लंबे समय से गायब थे, तो तुम अभी तक इन सभी चीजों को याद रखने में कैसे मैनेज कर पाए हो? तुम्हारी मेमोरी तो काफी ज्यादा ही शार्प है। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है। ये लोग जो होते हैं वह चर्च के अंदर में जाने लगते हैं। हमें यहाँ पर हेस्टिया का एक स्टैचू भी दिखाया जाता है। फिर जो लिंजी होता है वह चलते चलते कहता है कि जो इस चर्च का बोले तो ट्रिनिटी चर्च का फाउंडर है वह कुछ समय पहले तक मेरा दोस्त हुआ करता था। पास्ट में वह एक काफी अच्छा व्यक्ति था। फिर यहाँ से सीन शिफ्ट होता है। कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कोई कहता है कि अगर ऐसी बात है तो रिगार्डिंग लिंजी और जो सैम विंस बोले को एल्ड्रिक का जो विश है मैरिज करने का उसको सुना जाएगा। यहाँ पर यह एक कोर्ट रूम की तरह है, जैसे कि तुम लोग देख ही सकते हो। जो मारिया होती है इन दोनों से कहती है कि नेक्स्ट मैं रिप्रेजेंट करूंगी दो चर्च में काफी ज्यादा ही हाई पोजीशन पर हैं। ये लोग जो हैं दोनों के दोनों ही चर्च का जो रोड्स है, मुझे नहीं पता भाई इसका मतलब क्या होता है, जो दादी करते हैं शायद उसको ही पता होगा। मारिया आगे बोलती है कि हमें जजमेंट डिटरमाइन करने से पहले हमें इन दोनों को एग्जामिन करना होगा। अगर यहाँ पर जो इनका लव है वह काफी ज्यादा ही जेन्युइन है इन दोनों के बीच तो काफी अच्छा होगा। फिर हमें इस बंदे को दिखाया जाता है जो कि काफी सस्पिशियस नजर से उन दोनों को देख रहा होता है और कहता है कि ये जो सॉलिड मटेरियल फाउंडेशन है वह सच में इस मैरिज का गारंटी होना चाहिए। मैं यहाँ पर सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड रूप से बोलूंगा, आखिर तुम दोनों के पास कितना ज्यादा पैसा है तुम लोग बता सकते हो? लिंजी जो होता है वह चबी फेस बनाता है और अपना हाथ आगे करता है जहाँ पर एक भी पैसा नहीं होता और कहता है कि मनी ऐसी कोई भी चीज हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमें इन सभी चीजों का जरूरत नहीं पड़ता है। यह हमारे लिए अननेसेसरी है। जो हमारे प्रीवियस लाइफ था उसमें भी हमारे लिए अननेसेसरी था, तो नेचुरली कहूँ तो यह जीरो है। फिर हमें एड्रिक को दिखाया जाता है जो कि पैसे के बारे में सुनकर कहती है कि पैसे क्या, हमें रहने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है। हमारे पास कभी भी ऐसे सिचुएशन नहीं आए कि हमें कुछ भी चीजों को बाय करना पड़ सके हमारे बिहाफ में। जस्ट लाइक लिंजी और मैं, हम दोनों के पास ही जीरो पैसे हैं। यह हमारे लिए अननेसेसरी थिंग है, बट भाई मुझको पैसे की बहुत जरूरत है। अगर कोई दान करना चाहे तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं क्यूआर भेज दूंगा। फिर हमें यहाँ के जो थर्ड जज है उसको दिखाया जाता है। यह इरिटेटिंग फेस बनाकर कहती है कि तुम्हारे पास एक सिंगल पेनी भी नहीं है। क्या तुम लोगों को इसका जरूरत पहले नहीं पड़ा था? क्या तुम्हारे पास कोई वैल्यूएबल एसेट्स है जो तुम्हें वरी फ्री करवाने में मदद करते हैं तुम्हारे लाइफ में? अगर तुम्हारे पास ऐसी कोई प्रोवाइडिंग इंश्योरेंस चीज है तो हमारे जो बेसिक नीड्स है मैरिज के लिए वह मीट हो जाएंगे। क्या तुम्हारे पास कोई ऐसी चीज है? लिंजी जो होता है वह मुस्कुराते हुए बोलता है कि हमारे पास तो एक हाउस है। जो एल्ड्रिक होती है
है वह भी केयरफुल तरीके से बोलती है कि हाँ, इसने सही कहा, हमारे पास एक बड़ा सा प्रीसियस लार्ज हाउस है। वह जो हाउस है वह सच में मेरे ऊपर काफी अच्छा इम्प्रेशन छोड़ा था। फिर हमें इस बंदे को दिखाया जाता है इन दोनों के बात को सुनकर ये बोलता है कि हाँ, मैं समझ गया, तो तुम लोगों का जो कॉन्फिडेंस है वह यहीं से आ रहा है ना। फिर ये हंसता है, तो तुम लोग मुझे बताओ कि जो लोकेशन है हाउस का वह कहाँ है? क्या वह बस्टलिंग कमर्शियल हब है या वह जो हाउस है वह लस है और वह काफी ज्यादा ब्यूटीफुल लैंडमार्क में है? क्या वह ब्यूटीफुल लैंडस्केप विला एरिया में है? तुम लोग मुझे बता सकते हो। इसकी इस बात को सुनकर जो एल्ड्रिक होती है वह रिप्लाई देते हुए बोलती है कि वह जो प्लेस है वह सच में काफी ज्यादा ही अच्छा है। तुम लोग जब ऊपर आसमान में देखोगे वहाँ पर जो तारे हैं वह टिमटिमा रहे होंगे। यह काफी ज्यादा ही तुम्हारे लोगों के लिए इजी होगा कि तुम लोग उस हाउस के जो चार्म है उसमें पूरी तरह से खो जाओगे। बेसिकली यह बता रही है कि इसका जो हाउस है वह स्टार्स में है, क्योंकि जो एल्ड्रिक है वह गॉड है, तो यह पॉसिबल है। लिंजी का भी तो ऐसा ही हाल है। लिंजी जो होता है वह शांति से और चबी फेस बनाकर कहता है कि वेल, तुम लोग जो हाउस है उसको रिमोट एरिया में कंसीडर कर सकते हो, तो तुम लोग इसको यहाँ पर सपोज कर सकते हो। इसकी और एल्ड्रिक की इस बात को सुनकर जो ये लड़की होती है तीसरी जज, वो अपने मन में सोचने लगती है कि क्या आसमान को देखना उस घर से। फिर वो घर को इमेजिन करती है और आगे इन सभी से बोलती है कि क्या जो तुम्हारा हाउस का एंटायर रूफ है वह ऐसे ट्रांसपेरेंट फीचर के रूप में डिजाइन किया गया है। इसकी इस बात को सुनकर जो एल्ड्रिक होती है वह मुस्कुराती हुई कहती है कि जो व्यू है वह सच में काफी ज्यादा ही अच्छा है, तुम लोग बस उसको देखते ही रह जाओगे। जो लिंजी होता है वह चमकते हुए और चबी फेस के साथ कहता है कि वह जो हाउस है वह ओपन एयर सेटिंग के साथ में आता है। फिर हमें जो एल्ड्रिक के बालों हैं उसको हवा के द्वारा लहराते हुए दिखाया जाता है और जो एल्ड्रिक होती है वह कहती है कि अकॉन्शनली यहाँ पर काफी ज्यादा ही जेंटल ब्रीज फ्लोइंग कर रही है। इसके बाल लहरा हुए होते हैं और ये आगे कहती है कि यह सच में काफी ज्यादा ही कंफर्टेबल लग रहा है जब यह चल रहा है। तो इसके हेयर्स को ऐसे लहराते हुए देखकर जो लिंजी होता है अपने मन में कहता है कि जिस तरह से जो नाया का बाल है वह हवा में ब्लो कर रहा है वह सच में काफी ज्यादा ही देखने में ब्यूटीफुल लग रहा है। यह काफी ज्यादा मुश्किल है, मैं अपनी नजरों से इससे हटा नहीं पा रहा हूँ। यह एल्ड्रिक के जो उड़ते हुए बाल होते हैं उसको छूने लगता है और छू कर खुश होता है। फिर जो मारिया होती है वह इन दोनों से पूछती है कि ओपन एयर सीलिंग, तो तुम लोग मुझे बताओ कि जो तुम्हारा हाउस है वह यहाँ से कितना दूर है? क्या वह पास में है? ये दोनों जो होते हैं वह मारिया को ही देख रहे होते हैं। तभी जो एल्ड्रिक होती है वह बताती है कि जो हमारा हाउस है वह सच में काफी अच्छा है और वहाँ पर बहुत सारे फ्लावर्स हैं जो कि ब्लूम होते हैं। वहाँ पर एक लस भी है और वर्डेंट प्लांट्स भी है। वहाँ प्लेस पूरी तरह से वेटिलिटी और एनर्जी से फुल है, बट जो प्लेस है वह पास में तो बिल्कुल भी नहीं है। जो लिंजी होता है वह हंसते हुए बताता है कि अल्सो वहाँ पर बहुत सारे टॉम स्टॉम भी है। इन दोनों के ऐसी मूर्खतापूर्ण बातों को सुनते हुए जज जो होता है वह भड़क जाता है और अपने ग्लास को उतारते और चिल्लाते हुए इन दोनों से कहता है कि ओपन एयर सेमेटरी व्यू रूम, यह सच में काफी ज्यादा ही बेहुदा है। फिर ये लिंजी से चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारे पास अभी सिंगल पैनी भी नहीं है और तुम स्टिल इतना सुंदर वाइफ ढूंढने में कामयाब हो गए, क्या यह पॉसिबल भी है? फिर ये थर्ड जज मिस एनवी से कहती है कि क्या आपको यहाँ पर थोड़ा सा भी एरी और रिंग इस सराउंडिंग में महसूस नहीं हो रहा है? यह सच में काफी ज्यादा ही अजीब बात है ना? जो एल्ड्रिक होती है इस बंदे की बात को सुनती है और कहती है कि जो टॉम स्टोम्स है वह काफी ज्यादा ही इम्पोर्टेंट मेमोरीज को होल्ड करती है लिंजी के वहाँ पर। देन आगे दोनों मिलकर हार्ट का शेप बनाते हैं लवर्स की तरह और दोनों काफी खुश होते हैं। एल्ड्रिक जो होती है बोलती है कि एज हिज वाइफ मैं उनको ऐसे ही चेरिश करूंगी नेचुरली जैसे कि लिंजी उनको करता है। मुझे इसमें भी खुशी मिलती है। लिंजी जो होता है वह मुस्कुराते हुए कहता है कि एल्ड्रिक के साथ रहना यह सच में काफी ज्यादा ही अच्छा लगता है। मैं जो हूँ एल्ड्रिक के साथ अपने मेमोरीज को क्रिएट करना कंटिन्यू रखना चाहता हूँ। इन दोनों के से नौटंकी को देखकर
जो ये तीसरी जज होती है वह थोड़ा सा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि ऐसा देखकर लग रहा है कि जो एल्ड्रिक है बोले तो सिनवी उसको कोई भी ऑब्जेक्शन नहीं है जो ये मैन का सिचुएशन है उसके साथ। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि जो लेडी सुनवी है वह पूरी तरह से डिसीव हो चुकी है इस बंदे के द्वारा। फिर ये अपनी जगह से उठती है और चलकर उनके तरफ जाने लगती है और जाते हुए कहती है कि मिस सुनवी आखिर तुम्हें कितना समय हो चुका है लिंची से मिले हुए, क्या तुम्हें पता है? मैं श्योर हूँ कि इसमें ज्यादा समय नहीं हुआ है तुम दोनों को मिले हुए, है ना? तभी जो एल्ड्रिक होती है इसका सवाल का जवाब देते हुए बोलती है कि तुमने सही कहा, हम तो कल ही मिले हैं फर्स्ट टाइम, है ना लिंजी? एल्ड्रिक इस बात को सुनकर जो इस लड़की होती है वह खुश हो जाती है और कहती है कि तुम लोग बस कल ही मिले हो, यह सच में काफी ज्यादा ही अजीब बात है। यहाँ पर एक रिसेप्शन की जरूरत है ना? फिर जो लड़की होती है वह गुस्सा होती है और चिल्लाते हुए कहता है कि मुझे यहाँ पर एब्सोल्युटली रिफ्यूज करना होगा तुम दोनों के ऐसे बिहेवियर को एक्सेप्ट करना, वो भी सिर्फ मैरिज के लिए। तुम लोग जो हो मैरिज को ऐसा ट्रीट कर रहे हो जैसा कि यह गेम हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। फिर आगे ये उनकी तरफ उंगली दिखाती है बोले तो मेनली लिंजी की तरफ और कहती है कि सिस्टर मारिया रिसेंटली यहाँ पर बहुत सारे नंबर्स ऑफ एक्सीडेंट हुए हैं वेल सिटी में, जहाँ पर रिसेप्शन में जो वुमेन्स है उनको इन्वॉल्व किया गया है, वो भी एक फॉलोअर कल्ट के द्वारा जो कि इविल डेटिस को फॉलो करती है। अब मेरे पास एक रीजन है जिसके कारण मैं इनके ऊपर सस्पिशियस हो सकती हूँ। अभी मिस्टर लिंजी आप यहाँ पर सस्पेक्ट हैं। लिंजी को इसकी बातें सुनकर कुछ समझ नहीं आता, यह अजीब सा मुस्कुराने लगता है।